हेलो गाइस। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ओस्टॉल डाइल्यूशन फार्मूला। ओस्टॉल डाइल्यूशन फार्मूला अभी आओ देखते हैं हम लोग कि ओस्टॉल डाइल्यूशन फार्मूला होता क्या है। गाइस, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रीवियस अगर लेक्चर उठाते हो तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा अब तक। सबसे पहले हम लोगों ने इस लेसन की शुरुआत की कि एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थेरीज। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या कंसेप्ट होता है, वीक एसिड और वीक बेस का क्या कंसेप्ट होता है। और उसी के बाद हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जान ली, बट हमारे पास अभी एक प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम ये है कि मान लो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड तो पहचान सकते हो, बट आपके सामने अगर कोई सब्सटेंस दो एसिड है, दोनों के दोनों वीक एसिड है, बट इन दोनों के दोनों में कौन अच्छा एसिड है और कौन खराब एसिड है, ये अगर आपको जानना रहा तो फिर आप कैसे पहचानोगे। मतलब अगर आपको एसिडिक स्ट्रेन जानना है, या तो फिर बेसिक स्ट्रेन जानना है, या तो फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना अच्छा स्ट्रेंथ वाला है, ये अगर जानना है तो फिर क्या है। तो हम लोगों ने गाइस लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ वैल्यू डिस्कस किए, जैसे के बी, अल्फा, इन जैसी वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस की। इन जैसे वैल्यू से हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना अच्छा एसिड है, या कोई सब्सटेंस कितना अच्छा बेस है, या कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। तो गाइस के हमें बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ, के भी हमें बताता है बेसिक स्ट्रेंथ, और जो अल्फा होता है जिसे हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया था, इस अल्फा से हमें ये बात पता चलती है कि किसी सब्सटेंस को आप पानी में डालते हो तो पानी में जाने के बाद वो कितना टूटता है, या किसी सब्सटेंस का आप एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो कितना डिसोसिएट होता है, टूटता है। मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 0.2 है, परसेंटेज में बोले तो 20% है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में डालोगे तो उस पूरे सब्सटेंस में से सिर्फ और सिर्फ 20% पार्ट ही पानी में टूटेगा, बाकी नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के डाल दिए पानी में, और उस सब्सटेंस का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20 मॉलिक्यूल ही पानी में टूटेंगे, रिमेनिंग 80 मॉलिक्यूल पानी में डिसोसिएट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है। जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा, उतना वो पानी में जाने के बाद ज़्यादा टूटेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। बट गाइज, हमें आज डिस्कस करना है ओस्टॉल्ट लॉ, ओस्टॉल्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर वीक एसिड, फॉर वीक बेस एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस वीक है, कोई भी अगर मान लो वीक एसिड है आपके पास, तो उस वीक एसिड के लिए हमें ओस्टॉल्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला बनाना है। अभी सर ये ओस्टॉल्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला आपको देता क्या है? तो अगर गाइज हम लोग वीक एसिड के बारे में, अगर वीक एसिड के बारे में बात करें, तो अगर एसिड रहा तो हमें के की वैल्यू आती है, अल्फा होता है और सी होता है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, जो कि हम लोगों ने प्रूफ किया था। ये क्या होता है पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सी होता है कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में डालने के बाद ये तीन चीजें तो आएंगी, तो इन तीनों चीजों का एक में के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें बताता है ओस्टॉल्ट साइंटिस्ट एक मैथमेटिकल प्रोसेस से। तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में एक मैथमेटिकल रिलेशन जनरेट करना है। वो मैथमेटिकल रिलेशन ही होता है गाइस ओस्टॉल्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग अभी डिराइव करते हैं वो रिलेशन। सबसे पहले हम लोग वीक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वीक बेस। अगर आपको वीक एसिड अच्छी तरह से समझता है तो वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट करने की जरूरत नहीं, इसी में आपका हो जाएगा। ठीक है? और जैसे जैसे डेरिवेशन हम लोग करेंगे वैसे वैसे और बातें मैं आपको बताते जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि ये जो होता है ओस्टॉल्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन देता है इन तीन लोगों के बारे में। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वीक एसिड लेंगे। हाँ, ये जो ओस्टॉल्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला है गाइस, लेट मी क्लियर टू यू, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल ही लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कंसिडर 1 mole of weak acid
दैट इज हम लोग अभी एसिड HCl HCN ये वाला कुछ डिस्कशन में नहीं लेंगे, हम लोग सिंपली डिनोट कर देंगे HA से, दैट इज HA एडेड इन V लीटर ऑफ वाटर। अभी देखो मैंने क्या लिखा, हम लोग सबसे पहले ये कंसिडर करेंगे कि आपके पास वाटर है 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर वॉट एवर, वो ये 2-3 वैल्यू ना लेते हुए हम लोगों ने V बोल दिया कि किसी एक V वॉल्यूम का वाटर है जिसमें आप लोगों ने एसिड तो डाला, बट एसिड कितना डाला 1 मोल, हम लोग नंबर ऑफ मोल 1 कंसिडर कर रहे हैं। चलो अभी दूसरी बात, सर अगर आप किसी वीक एसिड को पानी में डालोगे तो वीक एसिड थोड़ा टूटेगा, बट टूटेगा तो जरूर सर। यस मैं बोल दूंगा ऑफकोर्स टूटेगा। सर कितना टूटेगा? तो गाइस कोई सब्सटेंस पानी में जाने के बाद कितना टूटता है ये चीज हमें किससे पता चलती है? अल्फा से। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम बोल देंगे ले एज अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो आपने अगर 1 मोल डाला है तो 1 मोल में से कितना सब्सटेंस टूटेगा? अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या बताता है कितना सब्सटेंस टूटा। बात समझ में आ रही है ना? जब पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएंगी, मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएंगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद हमें यह पता चलता है कि आपने जितना अमाउंट डाला था उसमें से कितना अमाउंट टूटा, और वो कितना अमाउंट टूटा ये हमें कौन बताता है? अल्फा। सो एज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो फिर लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल गेट डिसोसिएटेड। हम लोग ये मान के चलते कि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग ये रिएक्शन कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक वीक एसिड है। अब सारे वीक एसिड की रिएक्शन हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से Q, ये सब चीजें हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस की है। तो चलो वीक एसिड पानी में डालने के बाद टूट जाएगा और आयंस बना देगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, अब सबसे शुरुआत में रिएक्शन शुरू होने से पहले अगर आप इनिशियली देखोगे तो वीक एसिड कितना है आपके पास? 1 मोल। वीक एसिड कितने हैं आपके पास? 1 मोल। अभी मुझे बताओ गाइस, मुझे बताओ, मान लो मेरा हर महीने के आखिरी तारीख को पेमेंट होता है। मान लो मेरा पेमेंट है 10,000। ठीक है, अभी गाइस जो ये मान लो 1 तारीख को मुझे 10,000 मिल गए, मेरा सैलरी हो गया, तो 10,000 अभी मेरे पॉकेट में है। तो गाइस अगर मैं ये 10,000 हर दिन में मान लो मैं 500 रुपए या तो फिर 200-300 रुपए खर्च करता हूं, तो अगर आप 1 तारीख को मेरा वॉलेट देखोगे, पॉकेट देखोगे, तो उस पॉकेट में कितने पैसे मिलेंगे आपको? 10,000। बट आप दूसरे तारीख को देखोगे या तीसरे तारीख को देखोगे या मंथ के एंडिंग में देखोगे तो वो तो पूरा पैसा खत्म हो चुका होगा। तो अगर मैं रिएक्शन के शुरुआत में हूं तो शुरुआत में मेरे पास कितने मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल तो अभी टूटे ही नहीं ना, तो अगर 1 मोल क्योंकि शुरू में हम लोगों ने कितने मोल लिए वीक एसिड के? 1 मोल। तो अगर आपका वीक एसिड का 1 मोल होगा, इसका मतलब ये कुछ टूटा ही नहीं। अब जब ये टूटा ही नहीं तो ये कुछ बनेगा क्या? नहीं, तो ये 0। हाँ, अगर ये कुछ खत्म होगा तो ये बनेगा जरूर। अगर मेरे पास के कुछ पैसे खर्च हो रहे तो जरूर कुछ ना कुछ चीज घर में आ रही है। अगर मेरे जेब में 10 के 10,000 है तो डेफिनेटली मैंने कुछ चीज ली भी नहीं होंगी। हाँ, अगर मेरे जेब में 9,000 है, इसका मतलब 1,000 की कोई चीज आई होंगी। तो अगर गाइस मैं बोल रहा हूँ HA आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब HA तो खर्च ही नहीं हुए, इसका मतलब HA तो डिसोसिएट ही नहीं हुए। तो अगर HA डिसोसिएट ही नहीं हुए तो यहाँ पे H और A कितना होगा? 0। ये 0 किसको देख के हम बोल रहे हैं? ये मान लो अगर ये कुछ कम हो गया, मान लो 1 में से आपने मान लो 0.8 हो गया, इसका मतलब 0.2 सब्सटेंस टूटे होंगे, और अगर 0 सब्सटेंस टूटे होंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बने होंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने क्या बोला कि 1 मोल में से कितने सब्सटेंस टूट रहे? अल्फा सब्सटेंस टूट रहे। तो ये जो HA आपने डाला, डालते टाइम 1 मोल डाला, तो 1 मोल में से कितने सब्सटेंस टूट रहे? अल्फा। तो बचेंगे कितने? 1 माइनस अल्फा। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अल्फा अगर खर्च हो जाएंगे, मान लो 10,000 में से 2,000 खर्च हो गए, तो मेरे पास बचे कितने? 10,000 माइनस 2,000। 10,000 माइनस 2,000 मतलब 8,000। तो मैं 8,000 को किस तरह से लिख रहा हूं? 10,000 माइनस 2,000। मैं फिर से आपको बात समझाता हूं। देखिए मेरे पास 10,000 है,
2 दिन बाद मेरे 2000 खर्च हो गए, 2000 खर्च हो गए, तो मेरे पास पैसे कितने बचेंगे? 8000। बट हम लोग 8000 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10,000 पहले थे, उसमें से खर्चा कितना हो गया? 2000। तो 10,000 माइनस 2000, 10,000 में से 2000 निकालेंगे, तब हमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो मिलेगा। उसी तरह हम लोगों ने डाले थे 1 मोल, अब 1 मोल में से कितना खर्च हो गया? अल्फा। बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा, तो ये बचा। ठीक है गाइस, तो 1 मोल में से कितने मोल टूटे? अल्फा मोल टूटे। तो अगर गाइस अल्फा मोल टूट रहे तो ये भी कितने बन रहे होंगे? अल्फा मोल। अगर ये अल्फा टूटा तो ये क्या बनाएगा? अल्फा ही बनाएगा ना। H पॉजिटिव आयन भी कितने बनेंगे? अल्फा। मान लो ये हमारा रिएक्शन है, HA गिव्स H पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव आयन। अगर एक HA टूटता है तो एक H पॉजिटिव आयन और एक A नेगेटिव आयन बनेगा। अगर 2 HA टूटेंगे तो 2 H पॉजिटिव आयन और 2 A नेगेटिव आयन बनेंगे। उसी तरह अगर 3 HA टूटेंगे तो 3 H पॉजिटिव आयन और 3 A नेगेटिव आयन बनेंगे। उसी तरह अगर गाइस अल्फा HA टूटेंगे तो H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे? अल्फा, और A नेगेटिव आयन भी कितने बनेंगे? अल्फा। तो मैंने तो वही बोला ना कि HA कितने टूटे इक्विलिब्रियम में? अल्फा टूटे अल्फा, ये तो बचे हुए हैं, टूटे कितने? अल्फा, तो ये भी कितने बनेंगे? अल्फा। तो इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि एट इक्विलिब्रियम कितने मोल प्रेजेंट कितने? इतने, बट टूटे कितने? अल्फा। इसलिए हम लोगों ने 1 से अल्फा निकाला है, और ये कितने बनेंगे? अल्फा। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये तो नंबर ऑफ मोल है गाइस। ये देखो, ये 1 मोल था, अभी कितने मोल है? इसके कितने मोल है? 1 माइनस अल्फा। इसके कितने मोल है? अल्फा। इसके कितने मोल है? अल्फा। तो ये नंबर ऑफ मोल है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की लैंग्वेज में इसको लिखेंगे तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको यही चीज कॉन्सेंट्रेशन की लैंग्वेज में लिखना है, नंबर ऑफ मोल की लैंग्वेज में नहीं, तो इसी को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो अगर नंबर ऑफ मोल को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम। तो ये नंबर ऑफ मोल की भाषा, ये कॉन्सेंट्रेशन की भाषा। ठीक है गाइस, तो ये चार्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोगों ने क्या बेसिकली ये चार्ट में हमने क्या बताया कि शुरू में हम लोगों ने कितने मोल डाले थे और बाद में इक्विलिब्रियम में हमारे पास कितने मोल बचे हैं, या तो कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है। तो शुरू में 1 मोल थे, इक्विलिब्रियम में हमारे पास इतने मोल बचे, ये कॉन्सेंट्रेशन की लैंग्वेज। तो अगर ये कुछ खर्च हुए तो ये कितने बने? नंबर ऑफ मोल की भाषा, कॉन्सेंट्रेशन की भाषा। आई बात समझ में गाइस? चलिए फिर, सो इससे हमें ये पता चलता है कि एट इक्विलिब्रियम बताओ HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? आप इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन V। उसी तरह H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला आपको? अल्फा अपॉन V। और उसी तरह A नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला आपको? अल्फा अपॉन V। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, on applying law of mass action for weak acid क्या बोलता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद है आपको? बट अगर ये एसिड होगा तो ये K का वैल्यू बन जाएगा K। प्रोडक्ट हमारे पास कौन है? H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू A नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है हमारे पास? HA। ठीक है, क्लियर? ओके। बट गाइज हमारे पास अभी वैल्यू है, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, देखो A नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का भी वैल्यू है, उसी तरह HA का भी वैल्यू है हमारे पास है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ये अल्फा अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये वी हो जाएगा V स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी? K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक V कैंसल, तो हमारे पास फॉर्मूला बचा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V
इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो गाइस ये जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूला में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। बट हम लोगों ने मोल कितने लिए? हम लोगों ने कितने मोल कंसिडर किए? 1 मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ जाएंगी 1, और वॉल्यूम कितना है? V। तो गाइज कॉन्सेंट्रेशन को कहना राइट 1 अपॉन वी। तो यहाँ पे कोई नहीं, मतलब 1 है, तो 1 अपॉन वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा गाइज हमारा? कि A इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखिए गाइज, ये होता है ओस्टवाल डाइल्यूशन फॉर्मूला, जो कि हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन देता है के ए, अल्फा और सी के बारे में। इसको हम लोग और भी आके लेके जाएंगे। तो दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन के ए, सी एन, अल्फा, एंड इसी को हम लोग ओस्टवाल डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलते हैं फॉर वीक एसिड। फॉर वीक एसिड, अंडरस्टूड? ओके, इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे कि एज HA इज वीक एसिड। अभी हम सबको पता है कि जो आप लोगों ने एसिड लिया वो कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो हमें ये भी बात पता है कि वीक एसिड पानी में जाने के बाद कम टूटते हैं। अगर ये पानी में जाने के बाद ज़्यादा टूटे रहते तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, बट फिलहाल तो हम लोगों ने वीक एसिड बोला। सो एज HA इज वीक एसिड होने के कारण इट डिसोसिएट टू वेरी लेस एक्सटेंट। ये वीक एसिड होने के कारण ये पानी में बहुत कम टूटते हैं। तो अगर गाइज ये कम टूट रहे तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 के कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होंगी, बहुत ज्यादा छोटी होंगी। आपने जो एसिड लिए वो 1 मोल लिए ना, 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं गाइज? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। इतने सारे एसिड आपने लिए, उसमें से अगर अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो हम लोग क्या करते? दैट इज अल्फा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वीक एसिड है। तो अल्फा छोटा होने के कारण हम लोग एक कंसिडरेशन करते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 1। हम लोग एक अजम्पशन करते हैं कि अल्फा बहुत छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा को आप लोग नियरली इक्वल्स टू 1 रख दो, क्योंकि अगर 1 में से कोई बहुत छोटी चीज निकालोगे तो आपको आंसर 1 के करीब करीब ही मिलेगा ना, इसलिए ये हम लोग कंसिडर करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग नया फॉर्मूला बनाएंगे, वो आ जाएगा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो नीचे 1 है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो गाइज ये एक दूसरा फॉर्मेट है के का, तो हम लोग ज्यादातर ये वाला इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन के ए, सी एंड अल्फा। क्लियर है गाइज? और इसी को हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर वीक एसिड। अंडरस्टूड? चलिए और हम लोग थोड़ा इसको आगे लेके जाएंगे गाइज। अब ये के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आया, हम लोग अल्फा से अगर सी मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, सो के अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी। अब गाइस यहाँ से अगर मैं इस स्क्वायर को निकालूँ तो मुझे दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अपॉन सी, के अपॉन सी। अगर आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी ना। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ फिर से लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी। तो अल्फा क्या आ जाएगा गाइस? अंडर रूट के अपॉन सी। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, बट हम लोगों ने अभी अभी देखा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग उल्टा करके ये भी तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। दोनों चीजें सही है। तो एक कॉन्सेंट्रेशन के लैंग्वेज में फॉर्मूला आ गया, एक वॉल्यूम के लैंग्वेज में हम लोग फॉर्मूला लाएंगे। गाइस 1 अपॉन सी क्या होता है? वॉल्यूम। सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट वी इंटू के। अभी सबको पता है कि के ए तो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो अगर के ए कांस्टेंट है तो कैन आई राइट गाइस वन रिलेशन? वो रिलेशन ये है कि अगर इसको देखोगे तो के ए तो कांस्टेंट है, तो अगर के ए कांस्टेंट है तो कैन आई राइट अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां नीचे लिखता हूं, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी। गाइस ध्यान देना,
के कांस्टेंट है ना गाइस, उस कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर कर डालेंगे और ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन अगर निकालेंगे तो यहां से क्या पता है चलता है कि अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कॉन्सेंट्रेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे यहां से कि ये कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये बड़े काम के रिलेशन आते हैं गाइस। अब इससे पता देखो क्या चलता है, इससे पता ये चलता है हमें कि जब भी आप वीक एसिड पानी में डालोगे तो अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। इसका मतलब अगर आप वीक एसिड पानी में डालते हो तो वीक एसिड पानी में जाने के बाद तो टूटेगा। अब कितना टूटेगा ये तो अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इसका टूटने का रेट घटेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो गाइज आपका एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जाएगा। आई बात समझ में? बट अगर गाइज आप वॉल्यूम के बारे में देखोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना आपका टूटने का रेट बढ़ेगा। मतलब अगर किसी एसिड को पानी में डाल दिया आपने तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो ये फटाफट टूटते जाएगा। तो टूटते जाएगा तो अच्छे H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो ये बातें हमें पता चलती है गाइस इस वाले रिलेशन से। ठीक है, अभी हम लोग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं कि वो भी बड़ी काम की चीज़ है। सो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, चलिए हम लोग निकालते। अभी गाइस ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से हाँ ये चीज़ डिराइव की, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया गाइस अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी मिला है ना। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर गाइस आप ये वाला इक्वेशन देखोगे, ये वाला इक्वेशन देखोगे तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अल्फा अपॉन वी। H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अल्फा अपॉन वी। तो हम बोलते हैं वी ऑल्सो हैव अल्फा इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है गाइस अल्फा अपॉन वी। यहाँ पे भी हम लोगों ने वही लिखा अल्फा अपॉन वी। यहाँ से गाइस अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये वी डिवाइड इधर आने के बाद मल्टीप्लाई। सो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा। गाइस हम लोगों ने ये बात तो देखी C इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो V की जगह मैं 1 अपॉन सी डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। V की जगह 1 अपॉन सी इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू ये मिली और यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू ये मिली। अगर हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो कहना है राइट गाइस H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू में ये उठा के डाल देता हूँ अंडर रूट के अपॉन सी। अब ये C डिवाइड है उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू C इंटू अंडर रूट के अपॉन सी। ये C अगर मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये C स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप किसी चीज को रूट से बाहर निकाल दो तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, बट बाहर से अगर अंदर लेके जाओगे तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो जाएगा गाइस C स्क्वायर इंटू के अपॉन सी। एक सी कैंसल और हमें एक फाइनल और अच्छी काम की वैल्यू मिली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू के ए इंटू सी, और ये बहुत ज़्यादा काम की वैल्यू है। तो अगर गाइस किसी वीक एसिड को आप पानी में डालते हो और आपको सवाल ये पूछा गया कि बताओ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो आज मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि मुझे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल के देता है। वो फॉर्मूला है अंडर रूट के इंटू सी। के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड और सी होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, आपने लिया कितना। और ये फॉर्मूला हमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बता देता है। तो अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो आप बता सकते हो कि कोई सब्सटेंस कितना एसिड है और कितना नहीं। तो ये था गाइस ओस्टवाल साइंटिस्ट का इसके पीछे का मतलब लॉजिक, कि हम अगर ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो ये वीक एसिड के लिए था। उसी तरह गाइस ये जो हमारा पूरा डेरिवेशन वीक एसिड के लिए, सेम डेरिवेशन है फॉर वीक बेस। हम लोग करते हैं अभी सेम डेरिवेशन। सो अभी आ जाएगा ओस्टवाल डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर वीक बेस। सेम सारी बातें, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे बेस लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे BOH लेता हूँ, मान लो जनरल फॉर्मूला BOH।
कोई भी बेस NaOH KOH ना उठाते हुए आपको BOH लेना है, वीक बेस होना चाहिए। ये पानी में जाने के बाद टूटेगा, ये जनरेट करेगा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बाकी ये सब सेम। इनिशियली हमें 1 मोल लेना है, एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा मोल टूटेंगे तो बचेंगे कितने, इतने, ये कितने बचेंगे अल्फा, बाकी सब सेम। यहां पे हम लोग बोलेंगे कंसिडर 1 मोल ऑफ वीक बेस बोल देंगे, आयोडीन 1 लीटर, आयोडीन V लीटर ऑफ वाटर। अल्फा विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देंगे तो आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल गेट डिसोसिएटेड, बिल्कुल सेम। यहां पे अभी हम लोगों ने ये देखो इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया था, तो यहां पे HA की जगह आ जाएगा BOH, H पॉजिटिव आयन की जगह आ जाएगा B पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन की जगह आ जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है ना, कुछ बदल रहा नहीं, बाकी सब सेम। हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद ये तो फॉर्मूला जनरल है, बट सिर्फ यहाँ पे K ना आते हुए अभी यहाँ पे आ जाएगा KB। क्यों? वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग KB से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। प्रोडक्ट ले लो, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। इनकी वैल्यू देखो यही है, अगर आप नोटिस करोगे तो इनको अगर सॉल्व करोगे तो फिर से आपका आंसर यही आएगा। सिर्फ यहाँ पे K ना लिखते हुए हम लोग KB लिखेंगे। ठीक है ना गाइस, KB लिखेंगे, KB लिखेंगे। तो और अब ये आ गया आपके पास KB, C और अल्फा का रिलेशन। सो वीक बेस के लिए भी सेम है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। सिर्फ आपको Ka कहाँ लिखना है, KB कहाँ लिखना है, ये ध्यान देना है। उसके बाद में BOH अगर वीक बेस होगा तो वो टूटेगा कम, अगर टूटेगा कम तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, तो 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे KB का वैल्यू, KB का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KB का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, तो हम लोगों ने 1 कंसिडर कर दिया, तो ये तो बनेगा C अल्फा स्क्वायर। तो देखो वीक एसिड के जैसे ही फॉर्मूला है, सिर्फ K और KB है। यहाँ पे KB डाल दूंगा, यहाँ पे भी KB और यहाँ पे भी KB, यह सारे जगह KB। तो इससे भी ये रिलेशन पता चलता है, मतलब जो रिलेशन वीक एसिड के लिए था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है, वॉल्यूम बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, सेम ये रिलेशन वीक बेस के लिए भी लागू होता है, बिल्कुल। सो चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका अल्फा घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपका अल्फा बढ़ेगा, वाइस वर्सा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने H पॉजिटिव आयन का कैलकुलेशन किया था, बट जब भी हम बेसिक स्ट्रेन जानना है तो हमें H पॉजिटिव आयन की कुछ जरूरत नहीं होती। कोई सब्सटेंस अगर पानी में डालता है, अगर आप बेस को अगर पानी में डालोगे तो वो कितने OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है, उससे उसका बेसिक कैरेक्टर पता चलता है, बेसिक स्ट्रेन पता चलता है। तो बेस के लिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो ये अल्फा का वैल्यू ये था, अभी H पॉजिटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयन आएगा, देखो सेम वैल्यू सेम है। H पॉजिटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयन आएगा, H पॉजिटिव आयन की जगह OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे KB हो जाएगा, यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन, यहाँ भी KB हो जाएगा, और इससे फाइनली हमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये मिलेगा, OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KB इंटू C। ठीक गाइस, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। तो ये होता है गाइस ओस्टोल डाइल्यूशन फार्मूला। तो आप चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, ये फार्मूला याद रखना। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला है, और ये वाला जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे K रहो चाहे KB रहो, C अल्फा स्क्वायर आएगा वैल्यू, और ये वाला हमारे लिए। ओके गाइज, ठीक है। तो आप ये पूरा डेरिवेशन लिख लो। और सेम गाइज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ यहाँ पे K और KB ना आते हुए हम लोग बस K लिखेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना तो ये एसिड है ना तो बेस है, तो हम लोग K KB ना लिखते हुए सिर्फ K लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इंटू C अल्फा स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इंटू C। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ना तो H पॉजिटिव आयन जरूर है ना तो OH नेगेटिव आयन जरूर है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कैलकुलेशन हम लोग करते नहीं, ये कैलकुलेशन करते नहीं। बस ये फॉर्मूला काम का है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये बदल जाएगा हमारा, BOH BA ना लेते हुए मैं BA ले लूंगा, B पॉजिटिव A नेगेटिव, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ना तो H पॉजिटिव की जरूरत है ना तो OH नेगेटिव की जरूरत होती है।
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि आयंस कितने जनरेट हो रहे हैं। जितने आयन जनरेट होंगे उतना हमारा इलेक्ट्रोलाइट अच्छा। ठीक है, तो ये थे 3 डेरिवेशन गाइस जो कि ओस्टॉल्ड ने बताए थे हमें, इसलिए हम लोग बोलते हैं ओस्टॉल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर वीक एसिड, फॉर वीक बेस एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप एसिड और बेस की तरफ ज़्यादा फोकस करिए, किसी एक डेरिवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।